हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मज़े में तो हो ना? और पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बराबर से कर रहे हो ना? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7th सेकेंड लेसन शाम से बंधु प्रेम ये पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस लेसन के लेखक है साने गुरुजी। ये है उनका फ़ोटो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। बच्चों, इनका पूरा नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। उनका जन्म कब हुआ? यस, 1899, 1899। और उनकी मृत्यु 1950, मतलब 1950। उनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी हम प्रस्तावना में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक लेके रेडी हो आप? वेरी गुड। शाम से बंधु प्रेम। शाम ये साने गुरुजी का नाम है। बंधु मतलब ब्रदर। तो उनका अपने भाई के प्रति प्यार कैसा था, ये इस लेसन में हम स्टडी करने वाले हैं। और उसमें से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से उनके ऊपर संस्कार किए गए थे, किस तरीके से उनको सिखाया गया था उनके पेरेंट्स ने, डेफिनेटली उनकी मम्मी ने, पापा ने, दोनों ने भी। तो शुरू करें। साने गुरुजी पांडुरंग सदाशिव साने। उनका जन्म 1899, मृत्यू 1950। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो स्टोरीज़ लिखी है, कादंबरी उन्होंने लिखे, पोएम्स लिखे हैं, ऐसे राइटिंग उन्होंने किया है। शामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। शामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृति, ये सब उनके जो फेमस बुक्स हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। शामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे। अभी साने गुरुजी ने जो बुक लिखा था शामची आई, उसमें से ये लेसन हमें टीच करने के लिए है। शामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम, मतलब अपने छोटे भाई के प्रति एक प्रेम, लगाव, तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण। आई मतलब मम्मी ने जो भी सीख सिखाई थी, याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। हृदयस्पर्शी मतलब दिल को छू लेने वाला एक्सप्लेनेशन इस लेसन में किया गया है। तो बच्चों, प्रस्तावना समझ में आई? शुरू करें लेसन। वेरी गुड। मे महीन्याची सुट्टी संपून मी, यहाँ पे मी इसका मतलब है शाम, दैट्स मीन्स हमारे जो लेखक है साने गुरुजी, वो क्या कहते हैं, मई मतलब मई की छुट्टी ख़त्म होके मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। दापोली ये एक टाउन है कोकण साइड का, ठीक है, मतलब एक विलेज का नाम। तो लेखक कह रहे कि मई की छुट्टी ख़त्म हुई और मैं फिर से शिकावयास मतलब पढ़ने के लिए गया। कहाँ पे? दापोली। दापोली बच्चों ये एक विलेज का नाम है। शाळा सुरू झाली मतलब स्कूल शुरू हुआ। पावसाळाही सुरू झाला।
हमें पता है कि जब हमारा स्कूल रीओपन होता है 13 जुलाई ऑलमोस्ट, तब कौन सा सीज़न होता है? बारिश का मौसम, बारिश का सीज़न होता है। तो वैसे ही शाम बता रहे हैं कि जैसे ही मेरा स्कूल शुरू हुआ और पावसाळा मतलब रेनी सीज़न भी शुरू हो गया, तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले. तप्त मतलब हॉट, गरम, उष्ण. ज़मीन इसका मतलब है लैंड. तो जो समर की वजह से जो हमारी लैंड है, हमारी ज़मीन ये जो है वो कैसे हुई थी? हॉट हुई थी. तो उसे मेघ मतलब क्लाउड्स क्या करने लगे? शांत करने लगे. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरी. तो ऑटोमेटिकली बारिश गिरने पर जो हमारी हॉट लैंड है, हमारी हॉट ज़मीन है, वो क्या हो गई? कूल हो गई. शांतऊ मतलब कूल होना, थंडा होना. तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे. अब जब फर्स्ट टाइम बारिश होती है ना, तो आपने कभी स्मेल किया है? एक मिट्टी की अलग सी खुशबू आती है और वो खुशबू बहुत ही सुंदर ऐसी होती है. तो लेखक हमें बता रहे हैं कि तापलेल्या जमिनीवर मतलब हॉट ज़मीन के ऊपर जैसे ही पानी गिरा और एक अच्छा सा स्मेल आया. नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो. मतलब जैसे नए नए बारिश शुरू होती है तो मिट्टी में से, जब गरम मिट्टी में से एक रम्य सुंदर ऐसी खुशबू हमें आती है. गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते. अभी गंधवती पृथ्वी इसका मतलब है बच्चों, बारिश गिरने के बाद जब मिट्टी को एक स्मेल आता है, तब उस स्मेल को, उस अर्थ को हम क्या कहते हैं? गंध. गंध मतलब स्मेल. तो गंधवती पृथ्वी ऐसे कहा जाता है. मैं फिर से एक बार बताऊंगी. पाऊस मतलब बारिश गिरने के बाद जो एक मिट्टी की खुशबू आती है, तब हम क्या कहते हैं? पृथ्वीला, हमारे अर्थ को हम क्या कहते हैं? गंधवती ऐसे कहते हैं. तो इस वचन की उस वक्त याद आई, ऐसे लेखक बता रहे हैं. फुला फळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला. मतलब फलों में, फूलों में जो एक रस होता है और जो एक स्मेल होता है, टेस्ट होती है. स्वाद मतलब टेस्ट, गंध मतलब स्मेल. वो कहाँ से मिलता है? यस, हमारे अर्थ के पेट में से ही मिलता है. ये लेखक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम जो भी ट्रीज़ लगाते हैं वो मिट्टी में लगाते हैं और मिट्टी अर्थ में हमें मिलती है. हमारे नेचर का वो एक पार्ट है. इसीलिए लेखक कहते हैं कि फ्लावर्स में और फलों में जो भी एक स्मेल है, जो भी एक टेस्ट है, वो हमें कहाँ से मिलती है? जैसे कि हमारे अर्थ के पेट में से ही मिल रही है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड पॅरेग्राफ. घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. मतलब जैसे घर से मैं निकला था दापोली के लिए, उस वक्त मैंने एक निर्धार, निश्चय किया था. क्या? सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. छुट्टी में जब मैं घर पे था, तब एक दिन, एके दिवशी मतलब एक दिन, लहान भाऊ मतलब छोटा ब्रदर,
उसने क्या किया था, नवीन मतलब न्यू, नया सदरा। सदरा इसका मतलब एक कॉटन का वस्त्र होता है जो हम मोस्टली पूजा होगी मतलब होती है उस वक्त डालते हैं, लॉन्ग कुर्ता। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, सदरा कहते हैं। तो जब मैं घर पे था उस वक्त मेरा छोटा भाई है, उसने हट की मतलब ज़िद पकड़ ली कि मुझे न्यू कुर्ता सदरा चाहिए। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना मतलब उस वक्त उसे समझाने के लिए आई ने मतलब माँ ने क्या कहा था, तुझे अन्ना दादा मोठे होतील। मतलब अन्ना दादा आपके भाई, जैसे हम बोलते हैं ना बड़े भैया ब्रो, तो उसी तरीके से अन्ना दादा, मराठी में अन्ना दादा ऐसे कहते हैं। तो वो जब बड़े हो जाएंगे, रोज़गारी मतलब जब कमाने लगेंगे, रोज़गारी मतलब जब उनके पास उनका इनकम रहेगा, तो मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद आपको नया सदरा वो सिलाएंगे। आता नको हट्ट धरू, मतलब अभी आप ज़िद मत करो, अभी आप ज़िद मत करो। ऐसे कौन कह रहा है, यस माँ कह रही है, आई कह रही है। किसे कह रही है, छोटे भाई को कह रही है। आपको हु सेड टू हुम, कौन कोणास म्हणाले, ये क्वेश्चंस आएगा इसके लिए। जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है कि तुझे अन्ना दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, आता नको हट्ट धरू। तो ये हु सेड टू होम के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, उस वक्त आपको क्या आंसर करना है, किसने कहा, आई। कोणाला म्हणाली, लहान भावाला, राईट। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। अभी लेखक आप सबको बता रहे कि मित्र मतलब फ्रेंड्स, जब मैं छोटा था उस वक्त कपड़े जैसे क्लोथ उसके बारे में बंड मतलब उसका ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं थे। यहाँ पे हमें क्या मीनिंग लेना है, बंड माजले नव्हते मतलब हैड नॉट बिकम अ वेरी पॉपुलर, उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था जैसे अभी है। अभी कबर्ड पूरा भरा हुआ रहता है आपके कपड़ों से, लेकिन उस वक्त एक कपड़ा, साल में 2 कपड़े, बस इतने ही क्लोथ्स, इतने ही कपड़े बच्चों के पास हुआ करते थे। तो लेखक हमें बता रहे हैं कि फ्रेंड्स, जब मैं छोटा था उस वक्त कपड़े का इतना इम्पॉर्टन्स नहीं था। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता। कोट ये क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। कित्येकदा सदराही 1-2 वर्षांनी नवीन मिळायचा। अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये ट्रू है बच्चों कि लेखक बता रहे हैं कि बहुत बार तो ऐसे होता था, कित्येकदा सदरा ये भी हमें कब मिलता था, 1 साल 2 साल के बाद न्यू मिलता था। थंडीच्या दिवसात मतलब जब विंटर सीज़न होता था उस वक्त धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे। मतलब जब विंटर सीज़न होता था उस वक्त धोतर ये भी एक पहनने का एक वस्त्र है, कॉटन का वस्त्र जिसे हम धोती कहते हैं, वो मेल गारमेंट होता है, जैसे जेंट्स लोग वो पहनते हैं धोती, ओके। तो वो हम क्या करते थे, उसकी चौघड़ी मतलब उसको क्या करते, वो कपड़ा जो है उसको 4 टाइम फोल्ड करते थे, फोल्ड इन 4 लेयर पे करते थे। और वो ठंडी है तो उससे हम क्या करते थे, नेक के बाजू में बांध कर हम स्कूल में जाया करते थे। मफलर नव्हते, जॅकेटे नव्हते, गरम कोटही नव्हते। मतलब उस वक्त मफलर, जैकेट और गरम कोट ये नहीं थे और ये ही ना ही हमें वो मिलते थे। माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता, मतलब मेरे छोटे भाई का जो सदरा है वो
फटा हुआ था। आईने त्याला 2-3 गाबाड्या लावल्या होत्या। गाबाड्या इसका मतलब है बच्चों, कपड़ा फटने के बाद दूसरा कपड़े का एक पैच, एक फैब्रिक का दूसरे फैब्रिक का पैच लेना है, निकालना है, और जहाँ पे वो कपड़ा फटा हुआ है उस वक्त वो सिलाना है, मतलब उस जगह पे वो सिलाना है। उसे हम मराठी में ठिगळ ऐसे भी कहेंगे कि कपड़ा फटने के बाद उस जगह पे दूसरा कपड़ा वहाँ पे सिलाना। तो माँ ने क्या किया था, मेरे छोटे भाई का जो सदरा था वो फटा हुआ था, इसलिए माँ ने उसे दूसरा कपड़ा सिलाया था। उसे ही क्या कहते हैं, गाबाड्या। आपल्या भावास नवीन कपड़ा शिवून न्यावयाचा असे मैं ठरवून आलो होतो। मतलब जब मैं दापोली आया था पढ़ने के लिए, उस वक्त मैंने दिल में ठान लिया था कि भाई को नया कपड़ा मैं लेके जाऊंगा, उसे नया कपड़ा सिलाऊंगा। परंतु पैसे कुठून आणावयाचे? अभी ये तो दिल में ठान लिया था कि भाई को तो कपड़ा सिलाना है, लेकिन वो कपड़ा सिलाने के लिए पैसा वो कहाँ से लाएंगे? माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस ये, मतलब लेखक बता रहे हैं कि मेरे पिताजी कोर्ट और कचेरी, मतलब जो न्यायालयीन कामकाज होता है उसके लिए कहाँ पे आते थे, दापोली में आते थे, जहाँ पे मैं पढ़ता था। मैं मतलब कौन, येस श्याम। वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। आना अभी 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसा, उसमें से 1/4 इसका मतलब है आना। उस वक्त 4 आने, 2 आना, मतलब 50 पैसा, ये ऐसे पैसे हुआ करते थे। तो आना इसका मतलब है बच्चों जो 100 रुपीज़, 1 रुपीज़ है हमारा, तो 1 रुपीज़ मतलब कितना, 100 पैसा। तो 100 पैसे में से 1/4 पार्ट उसे क्या कहेंगे, आना। ठीक है, तो आना या फिर 2 आना। ठीक है, और पहले ओल्ड वो करेंसी हमारी हुआ करती थी पहले के ज़माने में, वो हमारी करेंसी। अभी तो आना मतलब क्या आपको पता भी नहीं होगा, 1 रुपीज़ का भी कुछ मिलता नहीं है ना, तो आना मतलब तो बात ही छोड़ दो, है ना। और पहले के ज़माने में ये करेंसी चलती थी। तो पिताजी क्या करते थे, मुझे आना 2 आना पैसा किसके लिए देते थे, कुछ खाना लेने के लिए दे देते थे। खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्च करण्याचे मी ठरवले। मतलब जो भी पिताजी मुझे खाने के लिए दे रहे हैं उसमें से एक भी पैसा मैं खाने के लिए खर्च नहीं करूँगा, ऐसे लेखक ने डिसाइड किया हुआ था। ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली। ज्येष्ठ ये क्या है, येस यू आर राइट, ये मराठी महीना है। तो मराठी महीने में कौन सा महीना है, ये 3rd मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो ज्येष्ठ महीना, तो ज्येष्ठ महीने में क्या होता था, हमारा स्कूल शुरू हुआ था। गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते। गणेश चतुर्थी मतलब हमारा गणेश फेस्टिवल, तो उसमें कितना महीना बाकी था, 3 मंथ्स बाकी थे। तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता। मतलब आना आना जमा कर के 3 महीने में कितने पैसे जमा होने वाले थे शाम के पास, 1 रुपीज़। गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चित केले। मतलब गणेश चतुर्थी तक, जब मैं गणेश चतुर्थी में गांव जाऊंगा, घर जाऊंगा, उस वक्त तक मैं मेरे छोटे भाई को नया सदरा
सिला के लेके जाऊंगा। ऐसे मैंने क्या किया था, मन में निश्चय किया था। मतलब मैंने क्या किया था, एक निर्धार किया था, ऐसे मन में ठान लिया था कि मैं गणेश चतुर्थी तक भाई को नया सदरा लेके जाऊंगा। ध्येयावर डोळे होते। ध्येय इसका मतलब है एम। क्या एम था शाम का, कि भाई के लिए नया सदरा सिलाना। तो उसके ऊपर मेरी नज़र थी। रोज़ पैसे मोजत होतो, मतलब जो भी पिताजी मुझे खाऊ के लिए, खाने के लिए पैसा दिया करते थे, तो वो मैं क्या करता था, रोज़ मोजत होतो, मतलब काउंट करते रहता। गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली। गणेश फेस्टिवल ये नज़दीक आ रहा था। मग जवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते। कितना पैसा 3 महीने में उसके पास जमा हुआ था, 1 रुपीज़ और 2 आना। 1 रुपया और 2 आने उसके पास जमा हुए थे। गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात। गौरी गणपति फेस्टिवल है, गौरी और गणपति, जिस गणपति के दिन जब हम गौरी लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गौरी गणपति फेस्टिवल कहते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, नया कपड़ा लाते हैं, ठीक है। और गौरी ये कौन है, गणपतीची आई, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, मदर ऑफ गणेश, गौरी गणपति। तो उस वक्त गणपति के फेस्टिवल में क्या होता है, गौरी गणपति लाए जाते हैं, तो नया कपड़ा सिलाते हैं, ठीक है बच्चों। आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाबा नवीन कपड़े शिवतील। मतलब हमारे गांव के बच्चों को उनके जो पेरेंट्स है, आई बाबा मतलब मम्मी और डैडी, वो क्या करेंगे, उनके लिए नया कपड़ा सिलाएंगे। परंतु माझ्या भावास कोण शिवील, लेकिन वो खुद को ही क्वेश्चन कर रहा है, परंतु मतलब बट मेरे भाई को कौन सिलाएगा। तो उसका आंसर वो खुद दे रहा है, माझ्या भावाला मी शिवून देईन। देखो शाम ये कितने उम्र का है, लगभग आपकी उम्र का बच्चा है वो, और उसने मन में क्या ठान लिया है, आपकी उम्र में क्या होता है, मुझे चाहिए। मम्मी जो भी लाती है न्यू, तो आप क्या सोचते हो, मुझे चाहिए। लेकिन शाम ने क्या किया, एक एक पैसा जमा करके गणेश चतुर्थी तक 1 रुपया 2 आने जमा किए, और क्या सोचा कि भाई के लिए नया कोट सिला के लेके जाएंगे। इसके लिए अभी लेखक शाम कहाँ पे गए, शिंप्याकडे। शिंपी मतलब है बच्चों टेलर, और मी शिंप्याकडे गेलो। शिंपी मतलब टेलर। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। अभी उसने क्या किया है कि भाई के लिए कपड़ा सिलाना है, तो मेजरमेंट तो टेलर को देना है। तो वो उसने क्या किया, उसके भाई के उम्र का एक लड़का वो साथ में लेके गया, क्योंकि टेलर को तो मेजरमेंट देना पड़ेगा, है ना। त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले, और टेलर को क्या बोला कि ये लड़का है, इसकी साइज़ का कोट मुझे सिला के दे दीजिए। 2 वार कापड़ घेतले। अभी कपड़ा कितना लगा, 2 वार। इसका मतलब वार, इसका मतलब जब हम यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब कपड़ा गिनने के लिए वो एक यूज़ करते हैं, एक परिमाण, मराठी में उसे हम कहेंगे परिमाण। तो उसको हम कहेंगे यूनिट ऑफ अ लेंथ, ठीक है। जैसे 1 मीटर 2 मीटर, तो पहले हम क्या कहते थे, वार। तो 1 वार कपड़ा शाम ने ले लिया। 2 वार कापड घेतले, 2 वार कापड घेतले। अर्धा वार अस्तर घेतले। 2 वार कपड़ा ले लिया और अर्धा मतलब हाफ, कितना अस्तर, अस्तर जो कपड़े के अंदर डाला जाता है,
कॉटन, मोस्टली कॉटन कपड़ा होता है, तो उसके अंदर हम अस्तर लगाते हैं। तो वो कितना लिया? आधा लिया। कोट तैयार झाला और इस तरीके से उसके छोटे भाई के लिए कोट तैयार हुआ, मतलब रेडी हुआ। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला, मतलब शाम ने जितना पैसा जमा किया था उसमें से वो सब हो गया, मतलब उसका जो कोट सिला के हो गया। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हायले होते। श्याम क्या कह रहे हैं कि जब मैंने वो कोट हाथ में लिया तब मेरे आँखों में पानी आया था। आईज क्या हुए थे? टीयर्स से भरे हुए थे, क्योंकि वो एक ग्रेट फीलिंग होती है बच्चों कि हम हमारे पैसों में से अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ तो ले। वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है, और वही उस वक्त शाम को हुआ, इसलिए उसके आँखों में पानी आ गए। ये एक क्या है? वाक्य प्रचार है। डोळे अश्रूंनी न्हायले, ये क्या है? वाक्य प्रचार है। तो इसका मीनिंग मराठी में डोळ्यातून अश्रू ओघळणे, आईज फिल्ड विथ टीयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? मी घरी जाण्यास निघालो। अभी तैयारी की मैंने घर पे जाने के लिए, क्योंकि जो ध्येय, जो एम मेरा था कि मेरे भाई को कोट सिलाना है, वो तो हो गया। तो अभी तैयारी की घर पे जाने के लिए। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, मतलब मैं दापोली में जिनके पास रुका हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा? फिर से हमारा क्वेश्चन आया, हू सेड टू होम, कोण कोणास म्हणाले? पाण्याचा जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील। उन्होंने क्या कहा? बारिश का मौसम है, अभी इस बारिश के मौसम में नदी और जो नाला है उसमें क्या हुआ होगा? वो ओवरफ्लो हुआ होगा। पूर एने मतलब उसमें ज़्यादा पानी भरा होगा, तो इस मौसम में आप मत जाओ, ऐसे उन्होंने कहा। पिसईच्या पाऱ्या, सोंडेघरच्या पाऱ्या, अभी यहाँ पे पिसई और सोंडेघर, ये विलेज का नाम है। पिसई और सोंडेघर ये क्या है बच्चों? विलेज का नाम है। क्लियर? और पार्या, इसका मतलब वो उसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ रहेगा, वो भर भर के बह रहा होगा, ऐसे। जैसे हम कहते हैं कि ओढ़ा, अ स्मॉल स्ट्रीम, है ना, तो उसे कहते हैं पर्या। ठीक है? तो पिसई ये विलेज का नाम है। ये पिसईचा पर्या, सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल, मतलब वो बहुत ही पानी के वजह से भरा हुआ रहेगा। हमसे ऐक, मतलब हमारी बात सुन, ऐसे कौन कह रहा है? जिनके घर में शाम रुका हुआ था। मी कोणाचे ऐकले नाही। शाम क्या कह रहा है कि मैंने किसी की भी बात सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी है? हृदयात प्रेमपूर आला होता, मतलब मेरे दिल में, हृदय में, मेरे मन में एक प्यार था अपने छोटे भाई के प्रति, और मुझे उसे क्या करना था? कोट, वो सदरा उसे देना था। तो ये भी हृदयात प्रेमपूर येणे, ये भी एक वाक्प्रचार है। हृदय प्रेमाने ओथंबने, हार्ट ओवरफ्लोइंग विथ लव। तो इसके लिए मैं रुका नहीं, ऐसे शाम कह रहे। तो नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार, मतलब दिल में जो प्यार था, तो इस नदी और नाले के वजह से थोड़ी मैं रुकने वाला था, ऐसे शाम कह रहे हैं। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो, मतलब नया कोट मैंने क्या किया? ले लिया, उसे एक कपड़े में
बांध लिया और मैं निकल पडा. पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो. कभी कभी होता है ना, जल्दी होती है हमें, तो उस वक्त लगता है कि काश अगर हमारे विंग्स होते तो. वैसे ही शाम को लगा कि अगर मेरे फेदर्स होते, मेरे पंख होते, तो मैं कैसे एकदम से उड़ते हुए पहुंचा होता अभी तक घर में. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. जितना भी मैं चल रहा था उसके श्रम मतलब उसके कष्ट मुझे कुछ लग ही नहीं रहे थे. उसका जो हार्डवर्क होता है, एफर्ट्स लगता है ना, हम जब चलते हैं तब थोड़ा चलो तो पैर में दर्द होने लगता है. हम वेट करते हैं कि कितना टाइम और है. तो ऐसा मुझे उसके कष्ट, उसका कुछ भी तकलीफ़ नहीं हो रही थी. सुख स्वप्ना दंग होतो. मतलब सुख और स्वप्न जो मैंने एक सेटिस्फैक्शन मेरे मन में था, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा था, उसी ख्वाब में था, उसी सोच में था कि अभी मुझे क्या करना है, घर पे जल्दी जल्दी पहुंचना है. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो. मतलब माँ को कितनी खुशी होगी इस ख्याल में, कल्पना, इस ख्याल में, इस सोच में मैं था कि माँ को कितनी खुशी होगी. एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. अभी नानेटी ये क्या होता है बेटा, एक स्नेक का टाइप है. आगे दिया भी है कि नानेटी, इसका मतलब नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार, स्नेक, उसके टाइप्स में से होती है नानेटी. उसका रंग कैसे होता है, ग्रीन. तिचा हिरवा रंग असतो. नानेटी उड्या मारत जाते. नानेटी कैसी जाती है, जंप करते हुए जाते हैं. मला ज़रा भीती वाटली. मतलब मुझे थोड़ी डर लगा. जपून चालू लागलो. मतलब थोड़ा सा देख देख के ही मैं चलने लगा, क्योंकि उसके पैर के सामने से क्या गए थे, नानेटी गई थी. पिसईचा पर्या दुथडी भरून वाहत होता. जैसे मैंने अभी बताया, पिसई एक विलेज का नाम है. पर्या मतलब ओढ़ा, वो दुथड़ी भरून बहाने मतलब ओवरफ्लो होके बह रहा था. दुथड़ी भरून बहाने, इसका ये भी एक वाक् प्रचार है. तो दैट्स मीन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होके बहना. ठीक है. तो पिसईचा पर्या दुथडी भरून वाहत होता. त्याच्या पाण्याला ओढ फार, मतलब बहुत ज़्यादा वो बह रहा था. काय करायचे. उस शाम ने खुद को ही क्वेश्चन पूछा कि क्या करूँ. आईचे नाव घेतले. होता है ना, डर लगता है तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, माँ को याद करते हैं, मम्मी को याद करते हैं. उसी तरीके से शाम ने आई का नाम ले लिया. व शिरलो पाण्यात. और वो जो पिसईचा पर्या था, वो ओढ़ा था, उसके अंदर मैं चला गया. हातात काठी होती. हाथ में क्या था, लकड़ी थी. क्यों, क्योंकि वो लकड़ी शाम क्या करता था, आगे करता था ताकि उसे रास्ता पता चले. पुढे काठी टेकावयाची व मग पाऊल टाकावयाचे. मतलब वो जो लकड़ी है वो आगे करके एक एक पैर, पाऊल मतलब एक एक पैर वो आगे रखता था. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो. वाहून मतलब मैं बहके जाने की स्थिति में था. परंतु कसा बसा बाहर आलो, क्योंकि बारिश का मौसम था, पानी बहुत ज़्यादा था. तो क्या कह रहा है शाम, कि मैं बह जाने की स्थिति में था, लेकिन कैसा वैसा बाहर निकल आया. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावया जाणारा तो नाला. मतलब नाला क्या होता है,
जो नाले का पानी होता है वो बह बह के आगे नदी, नाला, रिवर उससे मिल जाता है। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि वो नाला इतना बह के क्यों जा रहा था, क्योंकि उसके दिल में भी प्यार था, उसे मिलना था। किससे? रिवर से मिलना था, समुंदर से मिलना था। तो वो मुझे क्यों डुबाएगा, ऐसा क्वेश्चन श्याम कर रहा है कि तो मला कसा बुडवील, क्योंकि उसके दिल में भी क्या था? प्यार था। मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो। उसे पता है ना, उस नाले को भी पता था कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे भाई को मिलने के लिए जा रहा हूँ। त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, मतलब जितना वो नाला, वो ओढा उत्सुक, एक्साइटेड, उत्सुक मतलब एक्साइटेड है रिवर को मिलने के लिए, उसी तरीके से मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड था। किस लिए? मेरे भाई को मिलने के लिए। तो वो नाला मुझे थोड़ी डुबाएगा, है ना? त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, धावपळ करीत होतो। मतलब उस नाले की तरह, नाला जैसे ज़ोर ज़ोर से बह रहा था, उसी तरीके से मैं भी धावपळ करने, मतलब रश कर रहा था, हरी कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे भाई को मिलना था। त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरभरून घेऊ जात होतो। मतलब उसी नाले की तरह मैं भी कैसे जा रहा था? मेरे दिल में प्यार भर के लेके जा रहा था। कितना खूबसूरत सेंटेंस है ना बच्चों। कितनी उसने कंपैरिजन किया है उस नाला, उस ओढ़ा, उसको और ख़ुद को, कि जिस तरीके से वो नाला ओवरफ्लो होके बह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको खुशी है कि वो अभी आगे रिवर में जाके मिलेगा। उसी तरीके से शाम को भी अपने भाई को मिलने की खुशी थी। वो भी अपने दिल में प्यार भर के लेके जा रहा था। रस्त्यातील खडी वर आली होती। पानी के वजह से रास्ते में जो पत्थर थे, खड़ी मतलब वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो थे। सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते, मतलब सुई की तरह, नीडल की तरह वो मेरे पैरों को चुभ रहे थे। बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होगा कि विदाउट चप्पल अगर हम दो पैर भी रास्ते पे चले तो कितनी तकलीफ़ होती है। और शाम तो इतनी भरी बारिश में जा रहा था, रास्ते पे जो पत्थर थे वो सब ऊपर आए थे। बट वो क्या कह रहा है, बट तिकडे माझे तिकडे लक्षच नव्हते, पर मेरा उधर ध्यान ही नहीं था। अंधार होण्यापूर्वीच घरी जायची धडपड चालली होती। क्यों? क्योंकि अंधेरा होने के पहले ही मुझे क्या करना था? घर पे जाना था। कि रास्ते में पहले से ही बारिश का मौसम, तो बारिश के मौसम में दिन में भी अंधेरा ही छा जाता है। तो इसके लिए शाम क्या कर रहा था? बहुत ज़्यादा रश कर रहा था, धावपळ करत होता कि मैं जल्दी से अंधेरा होने से पहले घर पे पहुंच जाऊं। परंतु वाटेतच कडाड कडाड आवाज़ गरजत होते, बिजली का आवाज़, कडाड कडाड, ये जोर जोर से आवाज़ हो रहा था। विजा चमचम करत होत्या। अभी ये एक्सपेरिमेंट तो आपको अभी का आज की जो बारिश चल रही है उससे तो ऑटोमेटिकली होने ही वाला है, कि किस तरीके से विजा, बिजली, लाइटनिंग हो रही है। तो आप सोचो क्या कंडीशन हुई होगी शाम की। खड़खड़ पानी बहात होते, खड़खड़ ये साउंड है वाटर का, तो खड़खड़ पाणी वाहत होते। त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो। अभी पंचमहाभूते, इसका मतलब है बेटा पानी, अग्नि, वायु मतलब वारा, आकाश
पृथ्वी, ये जो 5 हमारे वैल्यूज़ है, नेचर के पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पंच महाभूते। उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग रहता है? वाटर है, फायर है, विंड है, आकाश है, स्काई एंड अर्थ। तो उसे क्या कहते हैं? पंच महाभूते। और उसका एक नाच, डांस चल रहा था, क्योंकि साउंड हो रहा था, कड़ाड़ कड़ाड़, बिजली चमक रही थी, पानी का आवाज़ था और अंधेरा था, और ये सब में से मैं चल रहा था। जैसे श्याम कह रहा है कि जैसे उनका एक डांस शुरू था, और उनके डांस में से, उनका जो नाच है उसमें से रास्ता निकालते हुए मैं आगे चल रहा था। तो बच्चों, आपको यहाँ तक जो मैंने समझाया, आपको समझ में आया? आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा बच्चों। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो प्लीज़, अगर आपको ये पसंद आया तो आप जब दूसरा वीडियो में डालूँगी वो भी आप ज़रूर देखिए, और लाइक करना मत भूलिए बच्चों, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आगे के वीडियोस आप तक पहुँचे। और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।